हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अभी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, जो कि 2020 के क्वेश्चंस हैं। और ये वीडियो आपका थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। इसमें मैं आपके साथ बात करूँगी पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे हम टीचिंग मेथड से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो टॉपिक है उसको ब्रीफ में समझ लेंगे कि क्या है। देखते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो को, एंड 66 क्वेश्चन है हमारी सीरीज का। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ की बिहेवियर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव टीचिंग। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि की बिहेवियर को बताता है इफेक्टिव टीचिंग के लिए। तो देखिए, जो इफेक्टिव टीचिंग है उसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया था। ठीक है, कुछ यहाँ पे 5 की बिहेवियर थे जो कि ग्रे डी बॉरिश ने दिए थे, और 5 हेल्पफुल बिहेवियर थे, वो भी जो है ग्रे डी बॉरिश ने ही दिए थे। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा 5 की बिहेवियर है जो कि मतलब ध्यान रखिएगा, एक है की बिहेवियर, दूसरा है हेल्पफुल, और इस पे बेस कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो इन चीज़ों को आप एकदम, ये 5 जो की पॉइंट्स है इसको तो आप याद ही कर लीजिए। जैसे पहला है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, लेसन क्लैरिटी, टीचर टास्क ओरिएंटेड, इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस एंड स्टूडेंट सक्सेस रेट। इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई थिंक कि ये चीज़ें आपको रट गई होंगी। एंड नेक्स्ट है कि यहाँ पर जो हेल्पफुल बिहेवियर वो कौन से हैं, यूज स्टूडेंट आइडिया एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चनिंग, प्रोबिंग, टीचिंग इफेक्ट्स। तो यहाँ पर जो 5 चीज़ें हैं वो आपकी जो हेल्पफुल बिहेवियर है वो ये है। प्रोबिंग क्या है, क्वेश्चनिंग क्या है, इस पर डिटेल में अभी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में करा रखा है। अब आते हैं जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेसन क्लैरिटी। अब लेसन क्लैरिटी ये कैसा बिहेवियर है, ये तो की बिहेवियर है। दूसरा है इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। इंस्ट्रक्शनल यानी कि जो टीचर है जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसके में जो वेराइटी आए तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन वेराइटी, और ये भी जो है आपके की बिहेवियर का ही पार्ट है। नेक्स्ट है यूजिंग स्टूडेंट आइडिया एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट की आइडिया को यूज करना, ये आपका कैसा था, ये तो हेल्पफुल बिहेवियर का पार्ट था। नेक्स्ट है इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में इंगेजमेंट मतलब कि ये तो की बिहेवियर है ना, जब टीचर और स्टूडेंट जितना ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो ये तो की बिहेवियर का पार्ट है, ये भी हमने देखा ही है। और स्ट्रक्चरिंग ये हेल्पफुल बिहेवियर का पार्ट है। ठीक है, कौन कौन सा हो गया, लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी एंड इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। 1 to 4 ऑप्शन ए में है, सो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 67 क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस इज मेनली वन वे। इनमें से कौन सा ऐसा जो मेथड है जहाँ पर जो डायरेक्शन है वो वन वे हो। ठीक है, जैसे टीचिंग क्या होता है, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो क्या टीचिंग वन वे है, मैं पढ़ा रही हूँ तो आप सीख भी रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टू वे, जहाँ पे लूप बन रहा है। लर्निंग क्या होता है, लर्निंग भी टू वे होता है ना, जब मतलब सीखेगा बच्चा उसको फीडबैक मिलेगा, तो ये भी एक तरीके से टू वे प्रोसेस होता है। गाइडिंग, गाइडिंग टीचिंग का ही एक हिस्सा है, तो वो भी सेम कैरेक्टर को ही शो करेगा। फर्स्ट ऑप्शन में हम देखते हैं काउंसलिंग लिखा हुआ है। काउंसलिंग का क्या मतलब होता है, काउंसलिंग जैसे कि आप देखते होंगे कि आफ्टर 12th के बाद जैसे ज़्यादातर बच्चे जो आईआईटी वगैरह की जो तैयारी करते हैं वो एग्ज़ाम देने के बाद क्या करते हैं, उनकी काउंसलिंग होती है ना, उनका इंटरव्यू नहीं होता, उनकी काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग में कौन सी बात बताई जाती है, क्या चीज़ होता है वहाँ पर, कि जो भी मार्क्स आते हैं मार्क्स के बेसिस पे देख लिया कि अगर 100 मार्क्स हैं किसी के तो 100 मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, जस्ट उसको चेक किया, मिल गया तो ठीक है। अब वहाँ पे कोई डिस्कशन, कोई ये सब कुछ नहीं होता, मार्क्स जिसके मैच कर रहे हैं उसको वो कॉलेज मिल जाएगा, दैट्स इट। ये होती है काउंसलिंग। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई डिस्कशन, कोई कम्युनिकेशन, कोई इंटरव्यू, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। काउंसलिंग होगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे वन वे है, वन डायरेक्शन होगा। नाउ दैट इज द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज एक्टिव एंड इंटरएक्टिव एट वेरी हाई लेवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को, वैसे तो आपको देख के बहुत आसान सा लग रहा होगा कि हाँ मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग है, रिफ्लेक्टिव है और ऑटोनॉमस है, तो जल्दी से ऑटोनॉमस पे टिक कर देते हैं।
बट यहाँ पर ऑटोनॉमस आंसर नहीं होगा, आपको समझना होगा क्या है। मेन जो पॉइंट है वो क्या है, कम्युनिकेशन, यानी कि जो टीचर है, जो मतलब जो टीचिंग का वो मेथड बताना है जो हायर लेवल भी हो और वहाँ पे कम्युनिकेशन भी हो, उस पॉइंट को हमें पिक करना है। तो हमें 3 चीज़ें तो पता है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। ये 3 चीज़ें होती हैं, ये सबसे बेसिक लेवल होता है मेमोरी लेवल। सेकंड पे हम फिर आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, और जब हम और बड़े हो जाते हैं और अच्छी हमारी समझ हो जाती है तो हम रिफ्लेक्टिव लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो जो कम्युनिकेशन है वो प्रोसेस, कम्युनिकेशन का प्रोसेस कौन से लेवल पर अच्छा होगा विद हायर लेवल ऑफ टीचिंग, हायर लेवल ऑफ लर्निंग, जो टीचिंग लेवल है उसमें बताना है। तो हायर लेवल आपका होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, और रिफ्लेक्टिव लेवल में कम्युनिकेशन भी होता है। ऑटोनॉमस लेवल में कम्युनिकेशन वर्ड नहीं होता है, मतलब ऑटोनॉमस में खुद से डेवलपमेंट हो रहा है ना, आप किसी से कम्युनिकेट करने तो नहीं जा रहे हैं। रिफ्लेक्टिव में तो एटलीस्ट टीचर है जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो आपको गाइड कर रहा है। सो इसका आंसर ए होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 2 स्टेटमेंट है, तो देखते हैं क्या लिखा है। पहले स्टेटमेंट में लिखा है इन ऑर्डर टू इफेक्टिव टीचिंग एंड टेस्टिंग मस्ट गो टुगेदर, यानी कि कह रहा है कि एक इफेक्टिव टीचिंग तब होगी या इफेक्टिव टीचिंग तब हो सकती है जब टीचिंग और टेस्टिंग दोनों साथ साथ हो। बिल्कुल, ये बात एकदम सही कह रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है। क्योंकि जो टीचिंग है, अगर हमें पता चल जाए कि बच्चे की कमी यहाँ पर है, उसको प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, तो हम टीचिंग को और मॉडिफाई कर सकते हैं और बच्चे के लेवल पे जाके सिखा सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, तो आउटकम और बेहतर आएगा। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहता है कि फीडबैक डज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो अब एक बार जरा सा देख लेते हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में बताता है इट स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग ऑफ डिजाइनिंग द इंस्ट्रक्शन एंड इट कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द कोर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। ये कह रहा है कि ये तब शुरू हो जाता है जब कोई कोर्स आपका स्टार्ट होता है और जब तक वो एंड होता है तब तक ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन चलता रहता है। जैसे जो एग्ज़ाम आपके बीच बीच में होते हैं ना, छोटे छोटे टेस्ट होते रहते हैं, क्लास टेस्ट होता है, मॉक होता है, क्विज़ेस होता है, ये सब आपकी क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि जो बच्चे को जो चीज़ सिखाई जा रही है वो चीज़ वो सीख पा रहा है या फिर नहीं। तो गोल क्या होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का, टू मॉनिटर द स्टूडेंट टू लर्निंग, टू प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक दैट कैन यूज टू इंस्ट्रक्ट टू इम्प्रूव देयर टीचिंग। तो यहाँ पर जो उसका जो मेन गोल है वो क्या है, ऑन गोइंग फीडबैक प्रोवाइड करना। बट ऑन गोइंग फीडबैक मिल जाता है ना कि वो ठीक से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है दिया हुआ है कि फीडबैक डज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एंड इसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। कह रहा है कि फीडबैक जो है इसेंशियल एलिमेंट है ही नहीं फॉर्मेटिव वैल्यूएशन का। तो ये तो अभी हमने देखा, ये तो भाई गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। फीडबैक इज द इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेटिव असेसमेंट। किसी भी असेसमेंट के लिए फॉर्मेटिव हो चाहे सबमेटिव हो, कोई भी असेसमेंट हो आपका, फीडबैक तो सभी में इम्पॉर्टेंट होगा ना। जब फीडबैक का मतलब क्या हुआ कि आपके मॉक या टेस्ट लिए गए, ठीक है, सपोज 100 मार्क्स का टेस्ट लिया गया, अब कितने मार्क्स आए आप जानना नहीं चाहेंगे। अच्छा, मेरे साथ तो होता था कि जब मैं कोई भी मॉक या टेस्ट कुछ भी देती थी तो मुझे बहुत मतलब वो होता था कि जल्दी से जल्दी मुझे पता चल जाए, मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी कि मेरे मार्क्स कितने आए, मुझे तुरंत पता चल जाए। तो फीडबैक मतलब जो मार्क्स मुझे मिल रहा है वो मेरा फीडबैक ही तो मुझे मिल रहा है, तो वो हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आंसर आपका सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 5th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड स्ट्रेंथ इन मास्लोज हायरार्की रिलेटेड टू हायर ऑर्डर ऑफ लर्निंग। तो देखिए, जब मैं आपको टीचिंग की थ्योरी पढ़ा रही थी ना, जिसमें कई सारी थ्योरी थी, बीएफ स्किनर की थ्योरी थी, बहुत सारी थ्योरी हमने कवर की, ठीक है। तो लास्ट में हमने देखा कि मास्लो की हायरार्की थ्योरी भी होती है। तो पहले थ्योरी समझ लेते हैं क्या है। तो मास्लो ने बताया कि जो हमारी जो नीड है, नीड बेस्ड थ्योरी बेसिकली इसकी थी मास्लो की, जो कि हम कॉमर्स में बिजनेस मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट में भी इसको पढ़ते हैं। तो इसमें क्या बताया कि जो हमारी जो नीड है उसको हम 5 पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया। कहता है कि पहले एक लेवल की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जब वो बेसिक चीज़ें या वो चीज़ें जब पूरी हो जाती हैं
तो हम दूसरे लेवल पे पहुंच जाते हैं, हमें फिर दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, हम उसकी नीड होती है, फिर हम तीसरे लेवल की नीड होती है, फिर चौथे लेवल की, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि जो फर्स्ट लेवल 1 है, जो बेसिक है, वो कहता है कि फिजिकल नीड की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सबसे पहले। जैसे हवा, पानी, खाना, ये सारी चीज़ें क्या आपकी फिजिकल नीड है। जिंदा रहने के लिए जो मतलब बेसिक चीज़ें हैं उसको फिजिकल नीड कहते हैं। तो यहाँ पे ब्रीथिंग, फूड, वाटर, ये सब चीज़ें आपकी फिजिकल नीड में आती है। देन आता है दूसरा लेवल 2। उसके बाद जब ये पूरा हो जाता है तो फिर हमें सेफ्टी नीड की ज़रूरत पड़ जाती है। उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे रहने के लिए घर चाहिए, जॉब के लिए सिक्योरिटी, फैमिली, हेल्थ, ये सारी चीज़ें सेफ्टी में आएंगी। देन आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस, जहाँ पर रिलेशनशिप की बात होती है, फैमिली की बात होती है, ब्रदर सिस्टर, ये सारी चीज़ें जो आपकी आएंगी, ये लव एंड बिलोंगिंगनेस, जो कि थर्ड लेवल की नीड होगी। ठीक। एंड देन जब ये नीड फुलफिल हो जाती है तो हमें फोर्थ लेवल की नीड होती है, जिसको स्टीम नीड कहते हैं। लेवल 4 पे है, जिसको स्टीम नीड कहते हैं। यहाँ पर होता क्या है, सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट बाय अदर, रिस्पेक्ट ऑफ अदर। तो यहाँ पर सेल्फ स्टीम मतलब रिकॉग्निशन वगैरह की बात होती है, कि उसको मतलब पहचान मिले, जब वो जो भी कुछ कर रहा है उस काम की उसको पहचान मिले, स्टीम की बात होती है। तो फिर आता है जब ये भी फुलफिल हो जाता है तो हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति के बारे में हम बात करने लगते हैं। तो इसमें आता है मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रेजुडिस, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब ये इतना डिटेल में आपको ये सब अंदर वाली चीज़ें नहीं ध्यान रखनी है, बट हाँ, ये जो 5 लेवल हैं, इन 5 लेवल को आप लिख लीजिए कॉपी में, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 1 होता है, ये 2, ऐसे होगा सीक्वेंस। तो सबसे पहले फिजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर स्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नीड स्ट्रेंथ इन मास्लो हायरार्की रिलेटेड टू हायर ऑर्डर ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहला क्या था, फिजिकल। फिजिकल और हायर ऑर्डर क्या था, सबसे टॉप पे क्या था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हम पिक कर लेंगे, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसके बाद यानी कि फोर्थ लेवल पे क्या आया था, स्टीम, जहाँ पर पहचान की बात थी, रिकॉग्निशन की बात थी। तो 2 ऑप्शन हमें लेने हैं, तो 5 और 4 हम ले लेते हैं, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। आई होप कि ये 5 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 6th क्वेश्चन है और हमारी सीरीज का ये 71 क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, फॉर द ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम which of the following factor have been identified as most effective in terms of research evidence in the global context। ये कहता है कि जो रिसर्च हुई, ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, ये बताइए कि जो लर्निंग का आउटकम है वो कहाँ पे, कौन सा ऐसा फैक्टर है जबकि लर्निंग का आउटकम ऑप्टिमम हो सकता है, ठीक है। तो रिसर्च हुई तो उसमें कौन सा लर्निंग का जो जरिया है वो ऑप्टिमम होगा, जो फैक्टर है वो बताना है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो दिया है, होम रिलेटेड फैक्टर, स्कूल रिलेटेड फैक्टर, टीचर रिलेटेड फैक्टर और सप्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी डिवाइसेस रिलेटेड फैक्टर। तो देखिए, सबसे पहले तो जो ग्लोबल में जो रिसर्च हुई उससे ये तो पता चल गया कि टीचर कैन नॉट बी रिप्लेस बाय एनी डिवाइस, एनी रोबोट, एनीथिंग, ठीक है। तो टीचर है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई भी डिवाइस। दूसरी बात आती है कि जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ लर्निंग है उसमें बच्चा सीखता तो बहुत जगह से है, ठीक है। लर्निंग तो कहीं से भी हो सकती है, लेकिन जो टीचर से बच्चा सीखता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्योंकि देखिए, आपने ये सब भी सुना होगा ना कि किसी को अच्छा अगर टीचर मिल जाए तो कहते नहीं उसकी तो ज़िंदगी बन गई, उसको एक ऐसा टीचर मिल गया, उसने ऐसी लाइन पकड़ ली, उसको ऐसी गाइडेंस मिल गई। तो टीचिंग क्या होता है, जो टीचर रिलेटेड फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या कहता है, व्हाट इज दी हॉलमार्क ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि देख के तो बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, बट इसमें एक समझने वाली बात क्या है। कह रहा है कि व्हाट इज दी हॉलमार्क ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। टीचिंग का हॉलमार्क क्या है, ये जानना चाहता है। मैंने देखा कई जगह पे जो इसका आंसर है वो किस तरह से दिया हुआ है कि रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग का क्या हॉलमार्क है। तो आप क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना समझिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज दी हॉलमार्क ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग का हॉलमार्क क्या है।
सो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट है कि क्लियर, ऑर्गेनाइज एंड वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। चलिए ठीक है, इसको समझने से पहले हॉलमार्क समझ लेते हैं कि हॉलमार्क क्या होता है। हॉलमार्क क्या होता है? अ कैरेक्टरिस्टिक दैट टिपिकली समबडी। ठीक है, एक और चीज़ है कि जो हॉलमार्क है एक मार्क होता है, जैसे ये कोई मेटल है, कोई भी आप गोल्ड का सामान लेने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उसमें हॉलमार्क है कि नहीं है। तो अ मार्क दैट इज पुट ऑन ऑब्जेक्ट दैट मेड ऑफ वैल्यूएबल मेटल गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ द मेटल व्हेन इट वेयर द ऑब्जेक्ट वाज मेड। तो हॉलमार्क क्या करता है कि समझिए एक ब्रांडिंग का काम करता है कि वो कैसे किस ब्रांड का है, उस चीज़ का काम करता है, यानी कि उसकी क्वालिटी को एक सिंबल मिल जाता है। तो अब उसी तरह बताना है कि जो टीचिंग है उसका हॉलमार्क क्या है। तो जब टीचिंग अच्छी हो तो उस पे जो समझिए कि उसको साइन, एक मार्क, एक सिंबल मिल जाए, वो कौन सी चीज़ होगी? क्लियर, ऑर्गेनाइज, वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, पर्सनलाइज, इंटरैक्टिव, हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज, सिस्टमैटिक, प्लान एंड क्विक आंसर सेशन, लॉजिक, कोहेरेंट, एग्जाम्पल बेस्ड प्रेजेंटेशन। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे लर्निंग की बात नहीं कह रहा है, यहाँ पर टीचिंग की बात कर रहा है। तो टीचिंग को ध्यान में रख के आपको आंसर करना है कि टीचिंग किस तरह से होनी चाहिए। इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द लर्निंग। तो टीचिंग जब करें तो वो कैसी हो, मतलब काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, जो आपके कंटेंट हैं वो ऑर्गेनाइज हो, क्लियर्ड हो, वेल स्ट्रक्चर्ड हो सारी चीज़ें। तो इसको क्या बोलेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि क्लियर, ऑर्गेनाइज और वेल स्ट्रक्चर्ड। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 73 क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है? आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। कहता है कि जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है ना, उसमें 3 बिहेवियर की बात की गई थी आपसे, साइकोमोटर, अफेक्टिव और कॉग्निटिव। यानी कि कॉग्निटिव विच इज रिलेटेड टू माइंड, अफेक्टिव विच इज रिलेटेड टू हार्ट एंड साइकोमोटर विच इज रिलेटेड टू हैंड, जो कि आपके हाथों से रिलेटेड होगा, उसको साइकोमोटर बोलेंगे। ठीक है, ये दिया किसने था? ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है। ठीक है, अब समझते हैं कि जो कॉग्निटिव है, जो कि हमारा क्वेश्चन है, उसमें क्या बात कह रहा है। कॉग्निटिव में आपके कुछ ये सीक्वेंस दिए हुए थे, इन सीक्वेंस को ध्यान में रखना है। कौन सा? सबसे पहले क्या होगा, आपके पास नॉलेज आएगी, फिर नॉलेज को आप कॉम्प्रिहेंड करोगे या फिर आप अंडरस्टैंड करोगे। फिर आता है एप्लीकेशन, आप नॉलेज को अप्लाई करोगे। एंड देन आता है एनालिसिस, जो भी आया उसका एनालिसिस होगा, जो भी आपको ज्ञान मिला आप उसको एनालिसिस करोगे, यानी कि ब्रेक करके देखोगे। फिर सिंथेसिस, मतलब आप उसको जोड़ोगे, और इवैल्यूएशन, और लास्ट में उसका क्या हो जाएगा? इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो ये 6 चीज़ें होती हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनको हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो नॉलेज है, एप्लीकेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? नॉलेज। भाई सबसे पहले तो नॉलेज मिलेगी, नॉलेज मिलने के बाद आप क्या करोगे? उसको कॉम्प्रिहेंड करोगे, यानी कि समझोगे, तो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? उस नॉलेज को हम कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे, तो यानी कि ऑप्शन 2 आ जाएगा। अप्लाई करने के बाद क्या होगा? उसका एनालिसिस होगा, तो फिर 4 आ जाएगा। एंड देन उसके बाद आ जाएगा सिंथेसिस। ठीक है, तो 1 3 2 4 5 ऑप्शन सी में है, सो आंसर आपका सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 74 क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है? द फ्रेज टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग इम्प्लाइज दैट। जो टीएल मॉडल है उससे आप क्या समझते हैं? द सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखिए 3rd टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो टीएल मॉडल आपको बताया था कि जो टीचिंग लर्निंग मॉडल है वो कैसा है? एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। दूसरा है, जो टीचिंग है वो लर्निंग पे डिपेंड है, जो लर्निंग है वो टीचिंग पे डिपेंडेंट है। तो दोनों ही इंटर रिलेटेड टॉपिक है, इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। सो अब ऑप्शन देखते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंट एक्ट। ये कहता है कि दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। टीचिंग एंड लर्निंग इंटर रिलेटेड एक्ट, यस। सो ऑप्शन आपका बी सही है। 3rd में क्या है? टीचिंग एम लर्निंग, टीचिंग कॉज लर्निंग। तो ये नहीं होगा, ज़्यादा अप्रोप्रिएट हमको मिल रहा है ऑप्शन बी में, तो हम बी के साथ जाएंगे। ठीक है, सो आंसर आपका यहाँ पर बी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है? From the following list of learner characteristics, identify those which are associated with a field independent learner.
तो यहाँ पर बात कह रहा है फील्ड इंडिपेंडेंट से। तो कल देखिए हमने आपके साथ बात की थी फील्ड डिपेंडेंट और फील्ड इंडिपेंडेंट होते हैं। फील्ड डिपेंडेंट को अगर मेन मतलब कोर पॉइंट्स समझें तो जो बच्चा टीचर पे डिपेंड करता हो उसको फील्ड डिपेंडेंट कहेंगे। जो बच्चा सेल्फ से स्टडी कर रहा है, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसके पास टीचर नहीं है, वो फील्ड इंडिपेंडेंट है। अब इसको पढ़िए, जो फील्ड डिपेंडेंट है उसमें क्या होगा, प्रोवाइड ग्लोबल अप्रोच, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, क्योंकि टीचर है उसको सारी इंफॉर्मेशन है, वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएगा। यहाँ पे प्रोग्राम कैसा होगा, कंट्रोल्ड होगा, और यहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, भाई टीचर है उसके पास उसको इंस्ट्रक्शन देगा। यहाँ पे मैक्सिमम फीडबैक भी मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड लेसन होंगे, ये सारी चीज़ें आपकी जो है फील्ड डिपेंडेंट वाले लर्नर को मिलेगी। फील्ड इंडिपेंडेंट है वहाँ पे क्या होगा, बच्चा जब खुद से सीखेगा, एक तरह से ये जो है आपकी इंडक्टिव तरीका हो गया सीखने का, खुद से प्रैक्टिस करके सीखना, मतलब प्रॉब्लम आई तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उसको कई बार हिट एंड ट्रायल करके देखेंगे, तब बच्चे को समझ में आएगा कि नहीं ये सारे जो रास्ते हैं वो गलत हैं, ये वाला रास्ता सही है, इस पे चलना है। तो ये होता है फील्ड इंडिपेंडेंट। यहाँ पर कैसा होता है, एनालिटिकल अप्रोच होती है, इंफॉर्मेशन के इंफॉर्मेटिव, मतलब जैसे जो बच्चा है वो कैसे सीखेगा, ज़्यादातर वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख के समझने की कोशिश करेगा, उसको याद करने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि उसके पास समझाने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है, और लर्नर खुद से कंट्रोल करेगा, पोस्ट ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है, मिनिमम इंस्ट्रक्शन होंगे ना, कोई इंस्ट्रक्शन देने के लिए है ही नहीं, मिनिमम फीडबैक, कोई फीडबैक देने के लिए है ही नहीं। सो ये सोचिए कि जो लर्नर है वो मतलब खुद से कर रहा है, तो वो फील्ड इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या है, फोकस ऑफ फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल, ठीक है, ये बात ठीक कह रहा है। नेक्स्ट है परसीव द ग्लोबल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपोनेंट एंड मटेरियल। ग्लोबल एस्पेक्ट्स तो जब टीचर के साथ वो पढ़ेगा तब उसको मिलेगा ना, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये टीचर फील्ड डिपेंडेंट का पार्ट है। प्रिफर द लाइक टू कम्पीट, यस, जो खुद से बच्चा करता है वो कम्पीट करता है, ना कि कोऑपरेट करता है। फिर आती है बात कि यहाँ पर कहता है कि कैन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है वो बच्चा खुद से ऑर्गेनाइज करता है उस इंफॉर्मेशन को, मतलब कि क्योंकि देखिए जो टीचर होगा वो उसको ऑर्गेनाइज करके हर एक चीज़ प्रोवाइड करेगा, बट जो फील्ड इंडिपेंडेंट है वो खुद से करेगा। यहाँ पे हिमसेल्फ और हरसेल्फ लिखा हुआ है, यानी कि वो खुद से कर रहा है। सो ये भी आंसर आपके इंडिपेंडेंट का पार्ट होगा। लाइक कोऑपरेट, तो ये तो फील्ड डिपेंडेंट का पार्ट है जब टीचर के साथ बच्चा पढ़ता है। सो आंसर में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, ए हो जाएगा और सी हो जाएगा और डी हो जाएगा, ए सी डी ऑप्शन सी में है। सो आंसर आपका यहाँ पर सी होगा। फ्रेंड्स देखिए, मुझे आप सभी से एक बात करनी है, एक मैसेज देना है, एक छोटा सा आपको। देखिए आपको मैंने देखा है कि कई सारे बच्चे ऐसा कमेंट करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि उनको कन्फ्यूज़न हो रही है कि एग्ज़ाम टाइम में वो थ्योरी पे फोकस करें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करें या नए नए MCQ लगाएं, क्या करें आखिर, क्योंकि सिलेबस तो बहुत सारा है, उसको रिवाइज भी करना है, पूरा पढ़ना भी है और एग्ज़ाम को क्रैक भी करना है। तो देखिए अगर आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है, मतलब JRF लाना है, तो आपको सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मेरे हिसाब से सबसे पहले आपके लिए थ्योरी इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। थ्योरी क्या होता है, थ्योरी एक बेस की तरह होती है, ठीक है, जैसे कोई घर बन रहा हो तो उसके लिए एक नींव पहले रखी जाती है ना, तो उसी तरह थ्योरी जो होती है वो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके आगे आने वाले करियर के लिए जो थ्योरी है वो एक नींव की तरह काम करती है, आपके बेस के जैसे काम करती है। तो बिना बेस के तो अगर आप घर बनाओगे तो वो टिकेगा नहीं ज़्यादा दिनों तक। तो सबसे पहले आप अपनी बेस बनाओ, ठीक है, यानी कि सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ो, उस सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की आप पहले थ्योरी कवर कर लो। थ्योरी करने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, या थ्योरी करने के साथ साथ भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर करो, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो समझ लीजिए कि अब बेस बनाने के बाद केवल बेस बन गया, अब सब ओपन है, तो आप केवल बेस वाले घर में तो ऐसे नहीं रह पाओगे, आपको रूम भी चाहिए जहाँ पर छत पड़ी हो, लिंटर हो, ये सारी चीज़ें हो। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो समझ लीजिए कि वो रूम, छत और लिंटर इन सभी चीज़ों की तरह काम करते हैं।
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। बट आप अगर सोच लो कि इनमें से आप कोई एक चीज़ स्किप कर दो, कि थ्योरी स्किप कर देंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्किप कर देंगे, तो फिर आपको एग्ज़ाम निकालने में प्रॉब्लम आ सकती है, डिफ़िकल्ट हो जाएंगी चीज़ें वहाँ पर। क्योंकि देखिए, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो आप क्या क्या चीज़ें सीखते हो। सबसे पहले तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर 300-400 क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, आप एग्ज़ाम के पहले आए हुए हैं, तो आप कम से कम 100-200 क्वेश्चन आप अपने टीचर के साथ सॉल्व करो। उससे होगा क्या कि जब आप पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टीचर के साथ सॉल्व करते हो तो फर्स्ट चीज़ कि आप अच्छे से आप रिवाइज करके जाते हो, ठीक है, आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो टीचर के साथ तो क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन सही आप कर पाते हो। पहले तो जब आप खुद से सॉल्व करोगे ना तो आप कई बार क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट करोगे, फिर परेशान हो जाओगे कि इसका आंसर ऐसे क्यों आ रहा है, ये चीज़ गलत है, ये ऐसे होना चाहिए। तो जब आप फैकल्टी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हो या जहाँ पे भी आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं उसके साथ आप सॉल्व करते हो तो होता क्या है कि आप प्रॉपर क्वेश्चन का सही इंटरप्रिटेशन कर पाते हो, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये होती है, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो जो थ्योरी आपने पढ़ ली है उस थ्योरी को अप्लाई करना भी आना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आपको ज्ञान तो मिल गया, चीज़ें आ तो गई, लेकिन अब आप उस ज्ञान को कहीं अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पर कौन सा जो है मेथड यूज़ करना है, कौन सी थ्योरी यूज़ करनी है। तो उसको जानने के लिए आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रॉपर प्रैक्टिस करो, कम से कम 100 या 150 या 200 क्वेश्चन आप अपने फैकल्टी अपने टीचर के साथ सॉल्व करो, तब आपको प्रॉपर कॉम्प्रीहेंड हो जाएगा और आपको खुद ही उन सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, पेपर एक आइडिया लग जाएगा, तो आप इजीली एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। सो इन दोनों में से कोई भी चीज़ आपको नहीं छोड़नी है, इन दोनों से ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होना है, ठीक है। सो अब आगे देखते हैं, एक टॉपिक है छोटा सा जहाँ पे मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात होती है, ठीक है। मेथड ऑफ टीचिंग जो है, एक लर्नर का यहाँ पर एक कमेंट था जिसमें कि थोड़ा सा उसे डाउट है, तो मैं उसे क्लियर कर देती हूँ। अगर मेथड ऑफ टीचिंग देखिए, अगर आपको समझना है डिटेल में तो आपको जो प्लेलिस्ट है मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड की, उसमें आप वीडियो नंबर 7 पर जाकर देखेंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी डिटेल में, बट फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जो टोटल मेथड ऑफ टीचिंग है उसको देखिए दो तरीके से डिवाइड किया गया है। या तो जो टीचिंग है वो टीचर सेंटर हो सकती है और या फिर वो लर्नर सेंटर हो सकती है। अगर वो टीचर सेंटर है मतलब टीचर जो है सेंटर में रहेगा, यानी कि सब सारा का सारा काम जो है वो टीचर के ही अकॉर्डिंग होगा, जो स्टूडेंट है उसका रोल यहाँ पर पैसिव हो जाएगा टीचर सेंटर में। स्टूडेंट बिल्कुल पैसिव होगा, टीचर ही सारा काम करेगा। जैसे कौन सा मेथड एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, चॉक एंड टॉक मेथड। चॉक एंड टॉक मेथड में क्या होता है कि जो टीचर है वो आता है, क्लास में लेक्चर लिया, बच्चे को समझाया नहीं समझाया, उसके नहीं समझ आया उसे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा। बच्चा चुपचाप बैठा है, सुन रहा है, पता नहीं टीचर को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ उसको होश नहीं होता। तो चॉक एंड टॉक इज सिंपल लाइक अ टीचर सेंटर मेथड। लर्नर सेंटर मेथड जहाँ पर लर्नर जो है एक्टिव रहता है, मतलब टीचर तो रहेगा ही रहेगा, जब टीचिंग मेथड की बात हो रही है तो टीचर तो रहेगा ही रहेगा, बट लर्नर भी जब वहाँ पर एक्टिव हो तो उसे लर्नर सेंटर बोलते हैं। जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे हम कह सकते हैं कि रोल प्लेइंग मेथड है। रोल प्लेइंग में क्या होता है कि बच्चे को ही क्लास में से अगर मेरे 50 स्टूडेंट हैं तो मैंने 4-5 स्टूडेंट को लिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया और उसको समझा दिया। जैसे कि मुझे सोलर सिस्टम अगर समझाना है तो किसी को सन बना दिया, किसी को अर्थ बना दिया, मून बना दिया, फिर रोटेट किया तो समझ में आ जाएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको समझ आ जाएगा कि अच्छा ऐसा होता है सोलर सिस्टम। तो कुछ मतलब इस तरीके की चीज़, इसको रोल प्लेइंग कहते हैं। तो जहाँ पे स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि वो सीख रहा है, वो करके देख रहा है, इन्वॉल्वमेंट है, वो एक्टिव है, पैसिव नहीं है, तो उसे बोलते हैं आपका लर्नर सेंटर मेथड। अब देखिए जो लर्नर सेंटर मेथड है उसको 2x2 के मैट्रिक्स में समझिए। जैसे इधर क्या है, इस तरफ अगर देखें तो टीचर सेंटर है, इस तरफ देखते हैं तो स्टूडेंट सेंटर है। अगर ऊपर जाते हैं तो ये और बढ़ता जाता है, मतलब टीचर सेंटर और बढ़ेगा, हाई हो जाएगा,
और अगर इधर आते हैं तो लर्नर सेंटर हाई होगा, इस तरफ जाते हैं तो लर्नर सेंटर नीचे की ओर होगा, मतलब थोड़ा कम होगा, और इधर है तो यहाँ पे भी टीचर सेंटर कम होगा। मतलब कि देखिए समझिए, जो चॉक एंड टॉक मेथड है और इधर जो रोल प्लेइंग मेथड है, उसमें क्या है कि ये हो गया एक्सट्रीम लेवल ऑफ टीचिंग मेथड, ठीक है, जहाँ एक्सट्रीम लेवल ऑफ टीचर सेंटर टीचिंग मेथड, यानी कि जहाँ पर बच्चे बिल्कुल पैसिव हैं और एक्सट्रीम लेवल पे केवल लेक्चर हो रहा है, बच्चे कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही उसके अंदर, ठीक है। इसको और ध्यान से समझिए, जैसे कि ये एक एक्सिस है, तो यहाँ पर क्या है, टीचर सेंटर है और यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर है। तो जब इस तरफ टीचर सेंटर एकदम हो गया और इधर स्टूडेंट सेंटर एक्सट्रीम लेवल का हो गया, तो कुछ यहाँ पर बीच में भी चीज़ें आती होंगी, ठीक है। तो ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है, जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कौन सी, अगर क्वेश्चन में पूछा है टीचर सेंटर, तो कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा टीचर सेंटर है उसको लेना है, कौन सी चीज़ है इनमें से जो ज़्यादा स्टूडेंट सेंटर है उनको लेना है। जैसे क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है तो किसी ऑप्शन में हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में टीचर सेंटर वाले एक टॉपिक को ले लिया गया होगा और कभी उसे स्टूडेंट वाले में भी ले लिया गया होगा। तो वो डिपेंड करेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको उस ऑप्शंस में से ढूंढना होगा कि कौन सा इनमें से ज़्यादा टीचर की तरफ, ज़्यादा जो है टीचर एक्टिव है और स्टूडेंट पैसिव है, तो वो टीचर सेंटर हो जाएगा। स्टूडेंट सेंटर जो गिवन ऑप्शन है उसमें आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है इनमें से जहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव है। तो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब इसमें सब्जेक्टिविटी है, मतलब ये फिक्स नहीं है कि ये ही होगा, आप रट नहीं सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर को, आप इसमें रट नहीं सकते हैं कि ये टीचर सेंटर ही होगा और जब भी ऑप्शन आएगा तो हम इसको नहीं लेंगे अगर स्टूडेंट सेंटर पूछा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से, जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है उसके हिसाब से आपके आंसर बदल रहे हैं, ठीक है। आई थिंक अभी ये थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, जो बेसिक टीचर सेंटर है उसमें चॉक एंड टॉक आएगा, लेक्चर, टीम टीचिंग, वीडियो प्रेजेंटेशन वगैरह है। जो मिक्स्ड वाला है, यानी कि जो एक्सट्रीम बताया था ना, इधर अगर टीचर इधर स्टूडेंट है, तो ये बीच वाला जो होता है वो मिक्स्ड और कोऑपरेटिव लर्निंग है। उसमें आता है प्रोजेक्ट वर्क, ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, ब्रेनस्टॉर्मिंग, पैनल डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन। तो इस तरह है। और अगर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है तो वो सभी कुछ आपको मेरे टीचिंग एप्टीट्यूड का जो प्लेलिस्ट है वो आप देखिए, हर एक चीज़ मैंने विद इमेज के साथ क्लियर कर रखी है, तो आप उसको देखेंगे तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आई थिंक आपके डाउट्स भी मैंने क्लियर कर दिए हैं। और आप फिर से कमेंट करके मुझे बताना कि आपकी चीज़ें जो भी आप पूछ रहे थे वो आपको क्लियर हो गया है या नहीं। और अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।